खुशामदीद नाजरीन, तब्दीली के बाद प्रोग्राम में आपका मेजबान नजीम भट्ट आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में यूं तो नारे लगाने को और डॉक्यूमेंट के अंदर, दस्तावेजात के अंदर और दुनिया को बताने के लिए हर चीज बहुत अच्छी है। और जब से खसूसी तौर पर ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है, तो वो इंसाफ का नाम भी चूंकि उनकी पार्टी के साथ मौजूद है, और वो अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को इंसाफ का नाम भी देते हैं और दीगर मामलात करते हैं। खैर, आज का प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। आज का प्रोग्राम, जिस तरह आपने टाइटल से भी देखा और थंबनेल से भी देखा, कि सरगोदा का एक डॉन कहलाया जाने वाला शख्स गटर के अंदर गैस के ज्यादा होने के बाइस उसकी लाश को गटर से निकाला गया। मुझे मालूम है कि मैं बड़े सख्त जुमले अदा कर रहा हूँ, और जब मैं आपको ये प्रोग्राम आगे लेके चलूंगा तो जो मैं मामलात आपको बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। और ये मामला इस महीने के पहले हफ्ते का वाकया है कि सरगोदा के अंदर दो लोगों की लाशें जो है वो गटर से निकाली गई हैं। कई घंटे गटर के अंदर उनकी लाशें मुर्दा पड़ी रही। उसके बाद ख्याल आया लोगों से मुराद है कि इंतजामिया को, कि हमने इनको निकालना है। जबकि उनकी लाशों से मुतल्लिक या उनके गटर के अंदर गिर जाने से मुतल्लिक, उनके गटर में गिर के मर जाने से मुतल्लिक उनकी फैमिली को भी इतला मिल चुकी हुई थी। वो भी वहाँ पे मौजूद थी, अहले इलाका और अहले मोहल्ला भी वहाँ पे मौजूद थे, एहतजाज भी कर रहे थे। लेकिन किसी की आप यूँ कह लीजिए कि कान पर जूं तक नहीं देंगी। मामला जनाब हाक रोगों का है। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज से कई महीने तो नहीं, साल पहले आप कह लीजिए कि एक आर्टिकल मैंने ही लिखा था इसी हाक रोगों के हवाले से, जो हमारा सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है, कि ऑफिशियली ऐड भी दिया जाता है। तो इस चीज का ऐड दिया जाता है कि कोई गैर मुस्लिम मसीही जो है वो सरकारी नौकरी के लिए, हाक रोग की नौकरी के लिए, जो कि कूड़ा करकट को साफ करे, जो कि गटर सिस्टम को साफ करे, उसके लिए हमें गैर मुस्लिम की जरूरत है। तो ये भी एक अपने आप में इंसानी हकूक और फिर जज्बाती हकूक और फिर अकलियतों के मामलात की मनाफी बात है। लेकिन फिलहाल हम एक खास पैराहे में, खास टॉपिक पर रहते हुए खास वाकये की मैं निशानदेही करना चाहूंगा कि फैसल मसीह और जो इसके साथ इनके दोस्त से ये जो है वो सरगोदा के अंदर इनकी लाशें जो है ये खाकरोब थे। बेसिकली मैं माइनर सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा और चाहूंगा कि उसके बाद फिर हम इसकी तफसीलात में जाएं कि एक शख्स रात के वक्त, शाम के वक्त सरगोदा के एक इलाके के अंदर किसी वजह से, किसी खराबी के बाइस गटर के अंदर मौजूद था और वो गटर लाइन को साफ कर रहा था कि उसका सांस घुटने लगता है। जब सांस घुटने लगता है तो उसके बाहर जो दो लोग मौजूद होते हैं वो उसको आवाज लगाते हैं और आवाज लगा के पूछते हैं। जब आवाज रिटर्न नहीं आती है तो समझ जाते हैं कि मामला कुछ खराब है, और वो दोनों उसको बचाने के लिए जो है वो गटर सिस्टम के, गटर लाइन के अंदर जो है वो जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उसको, जो शख्स ऑलरेडी मौजूद था वो बेहोश हो चुका था, उसकी डेड बॉडी को, या उसकी बॉडी को, सॉरी डेड बॉडी कह रहा हूँ, बॉडी को वो निकाल के बाहर रख देते हैं। लेकिन कुदरत के जो बचाने गए वो दोनों ही बाहर ना आ सके और दोनों ही अंदर ही इंतकाल कर गए। और इंतकाल करने के बाद बेहिसी आप मुलाहिदा कीजिए नाजरीन कि वो बगैर किसी हिफाजती इकदाम के वहाँ पे मौजूद थे। और गटर लाइन में गैस का, क्योंकि आपको मालूम है कि एक मेन होल के अंदर किस तरह के मामला होते हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद थे। कोई इमदादी कार्रवाई उनके पास नहीं थी, कोई जो उनकी सिक्योरिटी के मामला थे वो किस तरह बच सकते हैं, क्या मामला था, वो कुछ उनके पास नहीं था। वो अंदर ही गए और अंदर ही रह गए। अब जो आम लोग हैं, आम लोगों में से उनकी तो इतनी जुर्रत, इतनी औकात, इतनी हैसियत और इतना जज्बा तो मौजूद होता नहीं है कि वो जाके इनको निकालने की कोशिश करे। अलबत्ता वो शोर मचाते रहे। शोर मचाने के बाद इंतजामिया के कुछ लोग वहां पर आए, और आने के बाद उन्होंने जो है वो जब तकरीबन 4-5 घंटे बाद उनकी डेड बॉडी को निकाला तो वो दोनों मुर्दा हो चुके थे। अब ये आर्टिकल्स, चूंकि खबरें जो है वो उनकी इंटरव्यूज आना शुरू हो गए हैं उनके घर वालों के भी, कि ये एक्चुअल सिचुएशन क्या थी और रहनी शायदी ने क्या कही, कुछ फैक्ट्स मेरे पास मौजूद है। मैं चाहूंगा कि मैं वर्ड टू वर्ड उस तरह पढ़ूं भी आपके सामने। तो ये जनाब वो बताते हैं कि फैसल मसीह जो इन दोनों डेड बॉडीज के बीच में से एक शख्स जिसने इंतकाल किया, इनकी भाभी अनीका मसीह जो है वो बताती हैं कि सिविल लाइन की सफाई के दौरान हाक रोग को बचाते हुए तो ये जो खलाक हुए सो हुए,
लेकिन ये उस दिन जो है वो जाना ही नहीं चाहते थे, और जिनको ये बचाना चाह रहे थे वो माइकल जावेद नामी खास लोग थे, जो कि ऑलरेडी लाइन में मौजूद थे, जिनको बचाने के लिए ये दोनों गए, जिनमें से एक का नाम फैसल है। वो बताते हैं कि वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो ऑलरेडी दिन की शिफ्ट करके आ चुके हुए थे, दिन की ड्यूटी कर आए हुए थे, उसके बावजूद चूंकि ये पक्के मुलाजिम नहीं थे, परमानेंट मुलाजिम नहीं थे, तो ये घर वापस आ गए, थके हारे घर में आए, तो रात के टाइम दोबारा इनके महकमे ने इनको कॉल की कि जी काम पड़ गया, आप वापस आ जाए। इन्होंने कहा जी मैं बहुत थका हूँ, मैंने तो दिन की भी ड्यूटी की है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक तो परमानेंट मुलाजिम हो नहीं, दिहाड़ीदार तुम्हें रखा गया हुआ है, तो अगर तुम ना पहुंचे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब ये धमकी दी गई तो उन्होंने कहा जी ठीक है, अब नौकरी बचाने के लिए वो वहां पे चले गए। अब ये बयानात जो है ये इनकी भाभी के हैं, अनीका ने ये दावा किया कि जब फोन आया तो फैसल मसीह ने पहले काम पर जाने से मना किया, मगर फिर इनको काम की धमकियां दी गई तो वो चले गए। अब ये इसलिए मना कर रहे थे कि उन बेचारों ने इस दिन जो है वो इतवार का रोज था, तो उन्होंने उस दिन अपनी जो जोजा थी, जो उनकी बीवी थी, उनके साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। और वो बताते हैं कि कभी कभी प्रोग्राम बनता होता था बाहर जाने का, क्योंकि हर लोग जो होते हैं उनकी क्या सैलरी होगी, वो आजकल की महंगाई के दौर में क्या कर लेंगे या कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे, बहरहाल ये अलग बहस है। तो ये बड़े वो बताते हैं, ये भी ये अल्फाज में अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये लिखे हुए हैं कि वो कभी कभार ही बनता होता था बाहर जाने का प्रोग्राम, और वो उस दिन प्रोग्राम बना हुआ था। तो उन्होंने फिर जब वो दरवाजे में मौजूद थे तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने उनसे ये कहा कि फिर मैं कपड़े बदल लूं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बदल लो, फिर किसी दिन चलेंगे, क्योंकि अब तो काम आ गया, मुझे पता नहीं है कि मैंने वापस कब आना है। तो ये वो हालात थे। मैं मजीद अब आगे चलता हूँ, आपको वर्ड टू वर्ड ये जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से बताता हूँ। नदीम मसीह और फैसल मसीह को बगैर किसी हिफाजती इकदाम के मेन हॉल में उतारा गया, और इन दोनों ने माइकल जावेद को तो मदद फराहम कर दी, मगर खुद बाहर ना निकल सके, और इनकी लाशों को सुबह 4 बजे मुकामी शख्स की मदद से सीवरेज लाइन से निकाला गया। आप अंदाजा कीजिए कि ये आगे आएगा कि वक्त था 10 बजे का जब ये लोग वो लाइन सिस्टम को ठीक करने के लिए गए, और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे माइकल जावेद की तबीयत खराब होती है, तो माइकल जावेद को ये लोग बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद मैं कहता हूँ 12 बजे चले, 12 बजे इनकी जो है वो आवाजें आना बंद हो गई और मामला हुए। उस 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे इनकी लाशों को बाहर निकाला गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि 5 घंटे उन 2 हाथ लोगों की लाशें गटर में मौजूद रही, और किसी शख्स ने उसको निकालने की कोशिश ना की, और वहां पर अमला आया भी, पुलिस आई भी, रेस्क्यू आई भी, ये भी आगे मौजूद है। और मैं आपको रेफरेंस के तौर पे इस आर्टिकल का, इस खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। 5 बजे भी उनको जो निकाला गया वो कोई हिफाजती इकदाम करने वाले या जो इंतजामिया थी उन्होंने नहीं निकाला, मुकामी शख्स की मदद से निकाला गया, जो वहां पर लोग मौजूद थे। चूंकि सरापा एहतजाज हो गया, उनके घर में भी इतला चलेगी, ये जो फैसल और नदीम मसीह थे दोनों अलग-अलग थे, इनके घर वाले भी आगे वहां पे एहतजाज शुरू हो गया। तो उसके बावजूद वो बताते हैं कि रेस्क्यू और पुलिस वाले जो है वो वहां पे मौजूद जो लोग थे उनको हटाने के चक्रों में लगे हुए थे, वहां पे निकाल नहीं रहे थे। फिर आगे तो उनकी भाभी बताती है और उनकी जो जोजा है वो बताती है कि हम वहां पर गए, जाने के बाद हमने कहा कि भाई अभी हमें पता है कि 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, और जिस तरह का ये मेन हॉल है वो तो बचे भी नहीं होगी, कम से कम उनकी लाशें तो हमें निकाल के दे दो। लेकिन कहते हैं हमने मिन्नतें की, हमारी मिन्नत किसी ने नहीं सुनी। और बाद में ये हुआ कि जब एहतजाज बना तो वो इंतजामिया और रेस्क्यू वाले या पुलिस वाले जो मौजूद थे वो बताते हैं वो भी चले गए, वो भी मौके पर छोड़ के इनको चले गए। और बाद में जो वहां पर लोग मौजूद थे उनमें से लोगों ने मदद करके वो जो है वो मुकामी लोगों ने उन लाशों को बाहर निकाला सुबह 5 बजे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो झंडा है वो जो सबज जो है वो अलामत है मुसलमानों की अक्सरियत की, और जो हमने झंडे के अंदर अपनी अकलियतों को देखे नुमाइंदगी दी हुई है, वो सफेद रंग जो है वो अकलियतों का, ये है वो अकलियतें, और ये है उनके साथ किया जाने वाला सलूक जो हम करते हैं। अब हम चलते हैं कि एनी शाहिदीन ने क्या देखा। एनी शाहिदीन के बयान जो है वो मौजूद है, वो बताते हैं कि एक एनी शाहिद के मुताबिक रात तकरीबन 10 बजे म्यूनिसिपल कमेटी के सुपरवाइजर ने माइकल जावेद से सिवरेज लाइन में उतरने को कहा। माइकल जावेद ने पहले थोड़ा तरद्दुद किया और फिर उसके बाद वो गटर लाइन में उतर गए। एनी शाहिद के मुताबिक सिवरेज लाइन में उतरने के चंद मिनट बाद माइकल जावेद ने दम घुटने के बाद शोर शराबा किया जैसे वो सख्त तकलीफ में, और फिर उसके बाद जो है वो नदीम और फैसल मसीह, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि वो
उन्होंने आवाज लगाई, जब आवाज उनको ना आई तो वो खुद उसमें जो है वो उतर गए और उन्होंने उनकी जो बेहोश हुई हुई बॉडी थी उसको बाहर निकाल दिया माइकल जावेद के, वो खुद दोनों जो है वो बाद में ना निकल चुके। फिर उसके बाद वो उसके घर वालों के बयान मौजूद है कि ये उनकी भाभी जो है ये बता रही है, फैसल मसीह की जो भाभी है अनिका मसीह, उनका बयान है कि पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद थे मगर सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के। मतलब दो शख्स मर रहे हैं अंदर, पता नहीं कितने घंटों से उनकी आवाज नहीं आ रही, रेस्क्यू वाले वहां पे मौजूद हैं मगर वो उसकी इमदाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों को हटा रहे हैं कि आप शोर शराबा ना करें, आप एहतजाज ना करें, क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों मीडिया को बुला रही है। तो ये वो बयानात हैं। वो कहती हैं मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि मेरा देवर और इसका साथी इतनी देर बाद जिंदा नहीं बचेंगे, मैंने बहुत शोर शराबा किया, हर एक की मिन्नतें की कि हमें इनकी लाशें ही निकाल दो, मगर कोई भी सुनने वाला मौजूद नहीं था। अब वाकई के कहने शायद और हलाक होने वाले नदीम मसीह के भांजे फैसल मसीह के मुताबिक दोनों हाथ रोगों की लाशें कई घंटे तक सीवरेज लाइन में पड़ी रही। वो कहते हैं अगर बर वक्त इमदादी कार्रवाई शुरू होती तो इनके पास मुनासिब हिफाजती इकदाम होते तो इनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। अब इस सब के इनका कहना है कि इस मौके पर रेस्क्यू 1122 के एक एहलकार ने तमाम हिफाजती इकदाम करते हुए सीवरेज लाइन में उतरने की कोशिश की, मगर वो गैस के बायस दम घुटने की वजह से वापस बाहर आ गए। अब ये रेस्क्यू 1122 वालों का हाल है, आप यहाँ से अंदाजा लगाइए। अब इंतजामिया का मौका भी देना हमारा काम है, चूंकि हमारा मीडिया से हम वन लाइनर स्टोरी नहीं बता सकते हैं। दूसरी जगह पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन सरगोदा खालिद दाद जो है उन्होंने दावा किया है कि रात के वक्त काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि एसओपी के तहत कहा जाता है कि रात के वक्त लाइन में पानी कम होता है, इसलिए ज्यादा मुनासिब ये है कि रात के वक्त ही काम किया जाए। अच्छा, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि रात के वक्त काम करना चाहिए, ये तो उनके एक वो हो गया। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये भी बात गलत फैलाई जा रही है कि हाक रोबो के पास कोई मुनासिब इंतजामी इकदाम नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सब कुछ मौजूद है। फिर उन्होंने ये कहा कि जी सुपरवाइजर समेत मुतलका तीनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। कमिश्नर सरगोदा ने इस वाक़े की आला सतही इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी है और जिसकी सरबराही जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिक आसिफ जो है वो कर रहे हैं और वो इस सारे मामला को देखेंगे। मतलब मैं अब वो पुराने तारीखी और सियासी वाक़यात में नहीं जाना चाहता हूँ कि साहिवाल की भी बनी थी, सानिया साहिवाल हुआ, सानिया मॉडल टाउन हुआ, ये तो आप लोग इतने बड़े लोगों की बेनज़ीर साहिबा के शहीद होने के बाद एक कमेटी बन गई, उसकी रिपोर्टें नहीं आई, लियाकत अली खान से आप शुरू हो रहे हैं, भुट्टो साहब, ये तो मतलब आपने बना दिए हैं। और आप जब बेनज़ीर जैसी या भुट्टो साहब जैसी या लियाकत अली खान जैसे लोगों की इंक्वायरी रिपोर्टों को फाइल नहीं कर सके या कुछ नहीं कर सके, तो दो हाथ वो बेचारे जिनका ताल्लुक मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान से प्यार है और मैं पाकिस्तानी शहरी होने पर फख्र भी महसूस करता हूँ, अपने झंडे से भी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मतलब आप पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को, खाक रोगों को के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बना के आप सोचते हैं कि आप जो है वो उनको इंसाफ दे देंगे, जब यहाँ पर मुल्क का पहले वज़ीर आज़म बल्कि आप गवर्नर जनरल पे चले थे, कायदे आज़म की एम्बुलेंस का पेट्रोल कैसे खत्म हुआ था मुझे नहीं आज तक पता लगा, तारीख भी नहीं बताती है कि वो गवर्नर जनरल थे। वहां से शुरू हो जाए, लियाकत अली खान की कत्ल की रिपोर्ट कहाँ है, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर साहिबा के कत्ल की रिपोर्ट कहाँ है। तो ये तो आप दो हाकरों की रिपोर्ट आप जारी करेंगे, कमेटी बना दी है, आला सतह की इंक्वायरी रिपोर्ट जो कमेटी बना दी है, ये तो मजाक करने वाली बात है कि तो लोगों के बेचारों के वो मर गए और उसके बाद आपने उनको कमेटियों में चक्कर में भेज दिया। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। वो जो डॉन वाली मैंने आपको बात की थी वो भी मैं किस्सा आपको चाहूंगा कि मैं सुनाऊं। नदीम मसीह की अहलिया मरियम के मुताबिक नदीम से कहा गया था कि अगर वो फौरी ना पहुंचे तो आइंदा इन्हें काम पर नहीं रखा जाएगा, जिस पर इन्हें मजबूरन जाना पड़ा। मरियम का कहना था कि हमारे 6 बच्चे हैं, मैं भी सिपाही का काम करती हूँ, हम दोनों ने मिलकर फैसला किया हुआ है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को इन सारी चीजों से दूर रखेंगे, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाएंगे या उनको पढ़ाएंगे। इसी वजह से हमारा बड़ा बेटा जो है वो हमने उसको जो है वो इस सारे मामला से, सफाई वाले मामला से दूर रख के मोटरसाइकिल की दुकान पर डाला हुआ है कि वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बने एक और अपना वर्कशॉप बना लेंगे, जो भी बना ले। वो कहते हैं कि अब मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कई बरसों से हमारे दरमियान बच्चों के मुस्तकबिल के अलावा कोई और बात भी हुई। तो वो कहती है मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। अब नदीम मसीह के जो भांजे हैं उनका जो है वो भी मौकफ है। वो कहते हैं, फैसल मसीह का कहना है कि नदीम मसीह को दफ्तर और इलाके में लॉकडाउन कहते थे, क्योंकि ये अपने काम में बहुत मेहनत करते थे। जब भी कोई बड़ा मसला होता था तो सब कहते थे कि डॉन को बुलाओ, डॉन चंद पैसों के लिए अपनी जान पर खेल कर काम करते हैं। तो नाज़रीन, मैं तो जब ये वाला पैरा मैं ये भी रिसर्च कर रहा था तो पढ़ा, तो मैं तो
यकीन करिए कि अंदर से एक ठेस उठी और आंखें जो है वो नम जरूर हुई। अब मैं वीडियो का एक वो करते हुए शायद वो अपने जज्बात नहीं दिखा सकूंगा, या मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस तरह के मामला करूं, क्योंकि लोग इसको भी शायद कहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आपको सरवाइव करने के लिए आपके माँ बाप को या आपके बहन भाइयों को या आपके बच्चों को आपको गटर लाइनों में उतारना पड़ता हो। वो गटर लाइनें कौन सी हैं? जो आपका और मेरा गंद है, उसकी सफाई के लिए उसको उतारना पड़ता हो, और उसके बाद हुकूमती सतह पर आपको कोई हिफाजती इकदाम न दिए जाते हो, फिर खास तौर पर आप अकलियत से ताल्लुक रखते हो और स्पेशल ऐड दिए जाते हो कि हमें इस काम के लिए, यानी कि हमारा गंद साफ करने के लिए एक गैर मुस्लिम की जरूरत है, और उसके बाद फिर एक आला सतही कमेटियां बना दी जाती हैं, और फिर लाशों का पता ना हो, और मोहल्ले के अंदर हम जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं वो डॉन को बुलाओ यार, वो चंद पैसों के लिए अपनी जान को इस गंद में डालने के लिए तैयार है, और उसके बाद जान से वो चले जाए। 6 बच्चे हैं और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी बीवी क्या करेंगी। मेरे पास अल्फाज तो नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई एनालिसिस करूं या बात करूं, सिर्फ ये बताना आपको मकसूद था कि आप कहाँ पे रहते हैं। और मैं किसी हुकूमत से या रियासत से शिकवा नहीं कर रहा हूँ, शिकवा मेरा आपसे है और खुद से है कि ये लोग हमारे ये गंद जो है, ये गटरों में जो मौजूद होता है, ये हमारा गंद होता है, और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर हम वो नहीं करना चाहते हम नहीं करेंगे, ठीक है हम नहीं करते, लेकिन कम से कम कुछ रिस्पेक्ट तो इनकी बनती है हमारी तरफ, कि हम इनकी कुछ रिस्पेक्ट तो करें। हम इनको चूड़ा चमार जमादार और जिन अल्फाज से बुलाते हैं वो सबको मालूम है। मैं अपने समेत ही बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास तो बहरहाल ये अब लफ्ज नहीं है किसी भी किस्म के कि मैं अब क्या कहूँ, और इस हवाले से सिर्फ यही कहूंगा, एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे इसको लीजिए। मैं बड़ा बेवकूफ होऊंगा अगर मैं हुकूमत से इसका गिला शिकवा करूं और हुकूमत से चाहूं कि वो इसकी जो है वो दाद रसी करें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जिस तरह की है वो सबको मालूम है, मैं उस गंद में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ मुआशरती तौर के ऊपर जो हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, आईनी ना सही कानूनी ना सही अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान होने पर फख्र है, लेकिन हमारा इस्लाम अकलियतों के बारे में क्या कहता है वो सोचें। हम गंद डालने वाले हैं, ये गंद साफ करने वाले हैं। अगर ये हम इनको गंद साफ करने वाला कहते हैं तो वो गंद डालने वाले गंदे लोग तो फिर हम हैं। तो कुछ रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए जो हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। ये आज का वाकया बताना और इसके बाद ये पब्लिक सर्विस मैसेज देना ही आज का जो है वो टॉपिक था। मुझे इजाजत दीजिए, अगले टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।